गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फाइनल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र एवं शांति क्रियान्वितता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक कई वाद विवाद और विषय उनके सामने आए हैं जिन्हें उसने हल करने का प्रयास किया है तथा उनमें वो सफल भी रहे हैं। इसमें हम शांति क्रियान्वितता के उदाहरणों पर स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, जैसे रूस ईरान विवाद, यूनान विवाद, सीरिया और लेबनान की समस्या, इंडोनेशिया की समस्या, कोरफू चैनल विवाद, बर्लिन समस्या, इजराइल समस्या, भारत पाक युद्ध, कोरिया समस्या, बर्मा विवाद, स्वेज नहर की समस्या, कांगो समस्या, यमन विवाद, क्यूबा समस्या, साइप्रस समस्या, कुवैत इराक विवाद, लीबिया समस्या, नामीबिया की समस्या और यूगोस्लाविया की समस्या, कंबोडिया में शांति समझौता, अंगोला से क्यूबाई सैनिकों की वापसी, ईस्ट तिमोर की समस्या और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि। तो इन सब समस्याओं में यूएनओ का क्या रोल रहा है, यूएनओ ने कैसे इन विवादों को हल किया, कैसे इन विषयों पर अपने विचार दिए, इन सब की विस्तृत व्याख्या आज हम यहाँ इस टॉपिक में करेंगे। इस टॉपिक को करने के लिए आपको जो हमारा लेसन 21 है उसमें ये डिटेल में दिए हुए हैं, वहाँ से हम इनको डिस्कस करेंगे। आप वहाँ से इसको तैयार करोगे तो इसके जो मुख्य विवाद रही हैं, जो कार्यवाही रही हैं, गतिविधियाँ रही हैं, उनको दो भागों में बांट दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयाँ और उत्तर शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई। शीत युद्ध के दौरान जो कार्रवाई हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है शीत युद्ध क्या होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो शीत युद्ध का काल आरंभ हो जाता है। शीत युद्ध का अर्थ अमेरिका और सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित है। ये वैचारिक युद्ध था, इसमें अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, इसमें विचारों से लड़ा गया था। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट विश्व पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयत्नशील रहे। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसके कारण सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई तथा सैनिक गठबंधनों को शीत युद्ध के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। शीत युद्ध के दौरान उसके अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद संयुक्त राष्ट्र के सामने लाए गए और संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा रूस ईरान विवाद। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो संयुक्त राष्ट्र के सामने लाया गया था वह रूस और ईरान का था। जनवरी 1946 में ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि रूसी सेनाएं उनके प्रांत अज़रबैजान में हस्तक्षेप कर रही है। रूस अपनी सेनाएं वापस नहीं बुला रहा है। यूएनओ के अन्य सदस्यों ने रूस की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। सुरक्षा परिषद ने रूस को कहा कि वह 6 मई 1947 तक ईरान से अपनी सभी वापस बुला लेगा फौज को। इसी बीच रूस और ईरान में समझौता हो गया। महासचिव ली ने सुरक्षा परिषद को इस समझौते के संबंध में सूचना दी और इस विवाद को सुरक्षा परिषद की सूची में से निकाल दिया गया। रूस ने अपनी सेनाएं ईरान से वापस बुला ली। इस प्रकार इस राजनीतिक विवाद का समाधान यूएनओ के थ्रू हो गया। दूसरा है यूनान विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध में यूनान को अत्यधिक अक्षति पहुंची थी। यूनान अपनी सुरक्षा में असमर्थ था। यूनान ने साम्यवाद स्थापित करने के लिए सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया और अल्बानिया में छापेमारों को सभी तरह से सहायता देना यूनान की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। ब्रिटिश सेना ने यूनान को उनकी सुरक्षा के लिए सहायता दी। 3 जनवरी 1946 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की थी कि ब्रिटिश सेना यूनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। यूनान ने ब्रिटिश हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, लेकिन सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई न कर सकी। यूनान ने सुरक्षा परिषद को शिकायत की कि अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया आदि साम्यवादी देश छापामारी की सहायता करके उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग ने इस हस्तक्षेप की पुष्टि की, परंतु सोवियत संघ के निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण कोई कार्रवाई न कर सके, क्योंकि 1991 से पहले जो आज रूस है वो सोवियत संघ होता था और उनको पूरा वीटो पावर अधिकार था क्योंकि वो स्थायी सदस्य था। अंत में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप तथा अन्य कारणों के कारण इस समस्या का समाधान हो गया और यूनान में शांति की स्थापना हो गई। नेक्स्ट है सीरिया और लेबनान की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं सीरिया और लेबनान से नहीं हटी थी। 4 फरवरी 1946 को सीरिया और लेबनान ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि इन देशों को अपनी सुरक्षाएं हटाने के लिए तुरंत कहा जाए। सुरक्षा परिषद ने समस्या पर तुरंत विचार किया। यद्यपि निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नहीं पास कर सकी, परंतु सुरक्षा परिषद में हुए वाद विवाद से प्रभावित होकर ब्रिटेन और फ्रांस ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही अपनी सेनाएं सीरिया और लेबनान से हटा लेंगे और बाद में सेनाएं हटा भी ली गई। इंडोनेशिया की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध
से पहले इंडोनेशिया पर हालैंड का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे हालैंड ने पसंद नहीं किया। अतः हालैंड इंडोनेशिया में युद्ध छिड़ गया और जुलाई 1947 में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इस समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने रखा। सुरक्षा परिषद के प्रयासों के फलस्वरूप अगस्त 1947 में दोनों देशों के बीच युद्ध बंद हो गया, परंतु दिसंबर 1948 में हालैंड ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया तथा जनवरी 1949 में इस समस्या को पूरी तरह से हल कर लिया। नेक्स्ट है कोरफू चैनल विवाद। अक्टूबर 1946 में ब्रिटेन के 2 समुद्री युद्धपोतों को अल्बानिया द्वारा कोरफू चैनल में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से हानि पहुंचाई। 10 जनवरी 1947 को ब्रिटेन ने यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया और यह मांग की कि अल्बानिया माफ़ी मांगे और क्षतिपूर्ति करे। ब्रिटेन ने अल्बानिया पर आरोप लगाया कि अपने मित्र राष्ट्रों द्वारा समुद्री रास्तों की सुरंगों को साफ करने के बाद यह सुरंग बिछाई, जबकि अल्बानिया ने यह तर्क दिया कि ब्रिटेन ने युद्धपोतों के अल्बानिया की सरकार की स्वीकृति के बिना ही उसके जल प्रदेशों में प्रवेश करके उसकी सर्वोच्च सत्ता का उल्लंघन किया। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंत में इस विवाद को हल किया। बर्लिन समस्या। मार्च 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन को घेरा डाल देने के कारण विश्व शांति खतरे में पड़ गई थी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाया। सुरक्षा परिषद सोवियत संघ ने निषेधाधिकार के कारण प्रस्ताव भी पास न कर सकी, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और सोवियत संघ ने बर्लिन पर समझौता हो गया। अब बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इजराइल समस्या। 15 मई 1948 को यहूदियों ने इजराइल की स्थापना की। अरब देशों ने इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सुरक्षा परिषद ने 22 मई 1948 को युद्ध बंद करने का आदेश दिया और अंत में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप युद्ध बंद हो गया, परंतु अरब इजराइल समस्या हल नहीं हुई। भारत पाक युद्ध। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान की स्थापना हुई। पाकिस्तान की सेना ने उत्तर पश्चिमी सीमा के कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने परिस्थितियों को देखते हुए कश्मीर को भारत में विलय कर दिया और कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने कश्मीर की सुरक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई की। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सुरक्षा परिषद की शिकायत की कि पाकिस्तानी आक्रमण से शांति को खतरा पैदा हो गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया, परंतु कश्मीर की समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है। आज भी पाकिस्तान जो है गैरकानूनी कब्जे से पीओके पर अपने अधिकार जमाए हुए है। हालांकि 2019 में भारत सरकार ने जो धारा 370 थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। सरकार ने अब घोषणा की है कि अब केवल पाकिस्तान और के गैरकानूनी वाले जो कब्जा है पीओके है उस पर ही बातचीत होगी। कोरिया समस्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की अति महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि कोरिया युद्ध में सामूहिक कार्रवाई करके शांति की स्थापना की। 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। दक्षिणी कोरिया ने सुरक्षा परिषद को आक्रमण की सूचना दी और सहायता की अपील की। सुरक्षा परिषद ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और एक अन्य प्रस्ताव पास करके सदस्य देशों को सैनिक सहायता देने की अपील की ताकि उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार कर रखा था, जिसके कारण यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद सर्वसम्मति से पास कर सकी। इस प्रकार जो है ये कोरिया की समस्या जो है हल हो गई। बर्मा। 1953 में बर्मा ने अपने क्षेत्र में राष्ट्रवादी चीन की सेनाओं की उपस्थिति और शत्रुतापूर्ण कार्यों की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की। महासभा ने बर्मा, राष्ट्रवादी चीन, थाईलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संयुक्त सैनिक समिति की स्थापना की, जिसके प्रयास के फलस्वरूप धीरे धीरे सभी राष्ट्रवादी चीन सैनिक बर्मा से हटा लिए गए। स्वेज नहर की समस्या। 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और मिस्र ने स्वेज नहर कंपनी को संपत्ति को जब्त कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया और इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले गई। सुरक्षा परिषद सोवियत संघ के निषेधाधिकार के कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सकी और 26 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस की प्रेरणा से इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। 31 अक्टूबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने भी स्वेज नहर की सुरक्षा के बहाने पोर्ट सैयद पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद ब्रिटेन और फ्रांस के निषेधाधिकार के कारण कोई प्रभावशाली कदम न उठा सकी। महासभा ने 2 नवंबर को प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सैनिक कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत युद्ध विराम करने की अपील की और इस प्रकार हैमरशल्ड को युद्ध विराम की देखभाल के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन सेना की योजना प्रस्तुत करने को कहा और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने स्वेज नहर के क्षेत्र में अपने डेरा लगा लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वेज नहर के संकट को हल करने में सफलता प्राप्त की।
कांगो समस्या 30 जून 1960 को कांगो बेल्जियम से स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात कांगो की आंतरिक स्थिति खराब होने लगी और कांगो के 6 प्रांत स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। बेल्जियम ने कांगो के अपने निवासियों की रक्षा का बहाना लगाकर 9 जुलाई 1960 को कांगो में अपनी सेनाएं भेज दी। 11 जुलाई को कांगो के एक दक्षिणी प्रांत कटांगा को पृथक स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। कांगो के प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने 12 जुलाई 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की कि वह कांगो की स्वतंत्रता की रक्षा करे तथा बेल्जियम को कांगो से अपनी सेनाएं हटाने के लिए कही। इस प्रकार 1961 में फिर कांगो में गृह युद्ध तेज हो गया और प्रधानमंत्री लुमुम्बा को मार दिया गया। सुरक्षा परिषद ने कांगो को गृह युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया और 1962 में महासचिव डाग हैमरशेल्ड कांगो की स्थिति का अध्ययन करने के लिए स्वयं कांगो गई, लेकिन उसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नए महासचिव उत्थाट ने कांगो के एकीकरण के प्रयास जारी रखे। अंत में जनवरी 1963 में कांगो के सैनिक शासकों ने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के आगे घुटने टेक दिए और कांगो का एकीकरण हो गया और शांति की स्थापना हो गई। यमन विवाद 1962 में यमन में सैनिक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद पड़ोसी राज्यों में यमन ने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। यमन में युद्ध आरंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में शांति स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए और यमन में बाहरी देशों के हस्तक्षेप को समाप्त करके यमन में शांति की स्थापना करने की सफलता प्राप्त की। क्यूबा समस्या क्यूबा में जून 1959 में साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप फिडेल कास्त्रो की सरकार स्थापित हुई। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने आरंभ कर दिए, जिससे अमेरिका को चिंता होने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यूबा में सैनिक अड्डों की स्थापना के मामले को सुरक्षा परिषद में उठाया। जब 24 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी कर दी। इससे दोनों महाशक्तियों ने युद्ध छिड़ जाने की समस्या उत्पन्न हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव उत्थाट के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों में युद्ध टल गया। संयुक्त संघ ने क्यूबा से परमाणु शस्त्रों को हटा लिया। इस प्रकार क्यूबा की समस्या को हल करने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र को जाता है। साइप्रस समस्या मध्य सागर में स्थित साइप्रस 16 अक्टूबर 1960 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्र प्राप्त करके एक गणराज्य बन गया। साइप्रस में यूनानी और टर्की जातियों के लिए लोग निवास करते थे। दिसंबर 1963 में इन जातियों में सांप्रदायिक दंगे फसाद हो गई। साइप्रस की सरकार ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि टर्की में इन दंगों को भड़काकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सुरक्षा परिषद की बैठक 27 दिसंबर 1963 को इस समस्या पर विचार करने के लिए काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद मार्च 1964 में ब्रिटेन के सुरक्षा परिषद ने साइप्रस के लिए शांति सेना के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार शांति सेनाएं गठित हो गई और साइप्रस में उसने अपना कार्यभार संभाल लिया। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने साइप्रस से शांति बनाए रखने में सराहनीय काम किए। ये तो थे शीत युद्ध के दौरान की गई यूएनओ की कार्रवाइयाँ। और अब हम देखेंगे उत्तर शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र की क्या कार्रवाई थी। जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका था हमारा 1991 को, सोवियत संघ जो है टूट चुका था, जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जो है मिलान हो गया था। उसके बाद जो है सोवियत संघ का भी प्रभाव खत्म हो गया और 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद ही शीत युद्ध का अंत भी हो गया और पूरा विश्व जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया, यानी कि अमेरिकी गुट का प्रभाव ही रहा। विश्व राजनीति संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रभाव रस्तक से बढ़ता ही गया। उत्तर शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों को हल किया है और अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारी जो है कुवैत की और इराक के विवाद। 2 अगस्त 1990 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के आदेश पर इराकी सेनाओं ने कुवैत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने यह घोषणा की कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनी इलाकों को खाली नहीं कराता तब तक इराक कुवैत में से अपना कब्जा नहीं समाप्त करेगा। सुरक्षा परिषद की अनेक बैठकें हुई। इन बैठकों में इस समस्या को हल करने के लिए गंभीरता से विचार विमर्श हुआ और 15 जनवरी 1991 को कुवैत को मुक्त कर दिया गया। इराक के विरुद्ध सामूहिक सैनिक कार्रवाई की गई। महासचिव पेरेंस दे क्वाइजर स्वयं इराकी और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को कुवैत से हटने के लिए कहा, परंतु राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत को मुक्त करने से इनकार कर दिया। 17 जनवरी 1991 को 28 राष्ट्रों की सामूहिक सेनाओं ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध जो है 43 दिनों तक चला। इस युद्ध में अनेक आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया और इराक को हवाई आक्रमण द्वारा तहस नहस कर दिया गया। अंत में इराक को युद्ध बंद करने के लिए विवश होना पड़ा और अतः सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव को मानने के लिए सहमति व्यक्त की। कुवैत को मुक्त कर दिया गया और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र इराक के कुवैत कब्जे को समाप्त करने में सफल हुआ। 1991 में संयुक्त राष्ट्र की यह सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। ये आपने टॉपिक जो है डिटेल में
12th में पोल साइंस अगर तुम्हारे पास थी तो वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेकंड है हमारा लीबिया समस्या। 1988 में लीबिया एयरवेज के 2 कर्मचारी अब्दुल वसत अली मरगही और अल अमीर खलीफा फिमा पर स्कॉटलैंड में लाकरबी नामक स्थान पर 11 व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप लगा। इन दोनों व्यक्तियों पर 1991 में पैन अमेरिकन के बोइंग 747 विमान के 259 यात्रियों को बम से उड़ा देने का आरोप लगाया गया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन दोनों आरोपियों को उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन लीबिया ने इन दोनों अभियुक्तों को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में लीबिया पर हवाई, राजनीतिक और अन्य प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने भी लीबिया पर अनेक प्रतिबंध लगाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक बार स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक लीबिया इन दोनों अभियुक्तों को अर्पित नहीं करता तब तक उसके विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। अंततः दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मध्यस्थता से लीबियाई राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी दोनों अभियुक्तों को 6 अप्रैल 1999 से पहले संयुक्त राष्ट्र को सौंपने के लिए तैयार हो गए और समझौते के अनुरूप 5 अप्रैल 1999 को राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी ने इन दोनों अभियुक्तों को राष्ट्रपति ट्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैदिक मामलों में अंडर सेक्रेटरी हंस कोरेल को सौंप दिया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने लीबिया पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर दी और इस प्रकार जो है ये दोनों अभियुक्तों को स्कॉटलैंड में जो है आकर वहाँ कारावास कर दिया गया, जहाँ ये लीबिया कार्यालय के संपर्क बनाए रख सके। फिर है नामीबिया की स्वतंत्रता। 21 मार्च 1990 को नामीबिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। नामीबिया की स्वतंत्रता के संबंध में 13 दिसंबर 1988 को कांगो की राजधानी ब्राज़ील में दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा और अंगोला में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते को संपन्न कराने में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है यूगोस्लाविया। भूतपूर्व यूगोस्लाविया के सर्ब, क्रोएट और मुस्लिम समुदाय के बीच आंतरिक जातीय संघर्ष 1992-65 की दुखदायी घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के ले जनरल सतीश नामबियार के नेतृत्व में 25,000 सैनिकों की शांति सेना शांति बहाल करने के लिए भेजी। ये सैनिक 25 देशों से लिए गए थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र को बोस्निया में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं मिली। नाटो की भूमिका व नेतृत्व के 14 दिसंबर 1995 को बोस्निया समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर हुए। बोस्निया में इस संघर्ष में लगभग 2 लाख मारे गए और लाखों बेघर हो गई। कंबोडिया में शांति समझौता करवाने और समझौते के बाद शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा कंबोडिया में शांति स्थापना की प्रक्रिया में सहायता के बाद अब कंबोडिया में चुनाव द्वारा एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के बाद शांति स्थापित हो चुकी है। अंगोला से क्यूबा के सैनिकों की वापसी के बाद वहां शांति स्थापना और लोकतंत्रीय शासन के संगठन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण है। नवंबर 1994 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद अंगोला सरकार और यूनिटा विद्रोहियों में एक समझौता हुआ। समझौते की पालना करने और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सेना भेजी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता का प्रतीक है। ईस्ट तिमोर की समस्या। 1976 तक ईस्ट तिमोर पुर्तगाली उपनिवेश था। 1976 में इंडोनेशिया ने बलपूर्वक ईस्ट तिमोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपना प्रांत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईस्ट तिमोर के इंडोनेशिया में इस विलय को मान्यता नहीं दी। इस विवादित विलय के पश्चात ईस्ट तिमोर में भड़की हिंसा में हजारों लोग भी मारे जा चुके। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के फलस्वरूप पुर्तगाल व इंडोनेशिया के बीच 5 मई 1999 को समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार इंडोनेशिया के तहत स्वायत्त बने रहने या पूर्ण स्वतंत्रता की विकल्प चुनने के लिए ईस्ट तिमोर में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसका परिणाम 4 सितंबर 1999 को घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद को परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि 3,44,580 78.5% ने स्वतंत्रता के पक्ष में और 94,388 मतदाता 21.5% ने इंडोनेशिया शासन के तहत स्वायत्तता के पक्ष में मतदान किया है। स्वतंत्रता के पक्ष में जनमत संग्रह के परिणाम घोषित होने के बाद इंडोनेशिया समर्थक उग्रवादियों ने स्वतंत्रता के पक्षधरों की मारकाट शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बहुराष्ट्रीय सेना ईस्ट तिमोर में तैनात कर दी थी, जिसने 20 सितंबर 1999 से वहाँ ऑपरेशन स्टेबलाइज प्रारंभ किया और शांति की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीका में कई दशकों तक रंग भेद की नीति का अनुसरण किया गया। वहाँ की गोरी सरकार ने कानून बनाकर रंग भेद की नीति को बढ़ावा दिया। वहाँ के मूल निवासियों के साथ जाति, रंग, नस्ल आदि के आधारों पर भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने 60 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो मई 1994 तक जारी रहे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाई जा रही रंग भेद की नीति के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार किया गया, जिसके दबाव में अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए और डॉक्टर
नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस प्रकार ये जो यूएनओ के द्वारा उत्तर शीत युद्ध के द्वारा जो है कार्रवाई वो हमने डिस्कस की। आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।